हाँ जी, कैसे हो सब लोग? होपफुली सब बढ़िया होंगे। तैयारी सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तैयारी करनी भी चाहिए, नो डाउट। मौके बार बार नहीं आते हैं। तैयारी में थोड़ी सी हेल्प के लिए अपन लोगों ने पीवाईक्यू का ये डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो या इस वाले वीडियो से देखना स्टार्ट कर रहा है वो प्लीज़ पहले वीडियो से देखना शुरू करें, क्योंकि अपन लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। यूनिट डायमेंशन एरर मेजरमेंट करवा चुके हैं। वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल मोशन करवा चुके हैं। एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, 3 चैप्टर्स को अपन ने एक साथ लिया था। 3 पार्ट में कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि धीरे धीरे एग्जाम तक अपना इजीली कवर हो जाए। ठीक है। लगभग 20 क्वेश्चंस मैं आज के लेक्चर में भी डिस्कस करूंगा। आप लोग बढ़िया से देखें, बढ़िया इसको साथ साथ सॉल्व करने का ट्राई करें। जहां भी दिक्कत आती है उसको बार बार सॉल्व करें। कंसेप्ट नहीं अप्रोच होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग गाइड के लिए आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम अवेलेबल रहेगा मैं उसके लिए रेस्पॉन्ड भी कर दूंगा आप लोगों को। लेकिन बढ़िया से तैयार करें। और भी कुछ इसमें साथ साथ कंटेंट में अपन लोग आगे इसके साथ में प्रोसीड कर रहे हैं। तो शायद मैंने आपको पहले ही बोला था, डिस्क्रिप्टिव में भी अपन कुछ टाइम बाद में बातें करेंगे, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यूज को अपन डिस्कस करें। ठीक है। 18 क्वेश्चंस एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर के अपन डिस्कस कर चुके। 19th क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से समझे, बात ध्यान दे देखो। ठीक है? ये ए और बी दो अपने पास में मासेस गिवन है, और दोनों की वैल्यूज गिवन है। एक का 2m है, दूसरे वाले का m है। और ब्लॉक ए लाइज ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसका मतलब फ्रिक्शन भी काम करेगा। स्ट्रिंग कनेक्टिंग ए एंड बी इज मासलेस इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है। पुली भी मासलेस फ्रिक्शनलेस है। एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई किया गया ए पर, एंड सिस्टम मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। देखो कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब होता है नेट फोर्सेस सिस्टम पे जीरो होना। तो मैं एक बार इधर के लिए बना लेता हूँ, एफ इधर लगा, ठीक है। रस्सी में टेंशन आएगा, यहाँ टेंशन आएगा, यहाँ रस्सी में टेंशन आएगा, डाउनवर्ड mg आएगा। सिस्टम अगर इधर चलेगा तो यहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा, एफ एस मैक्सिमम होगा, जिसका वैल्यू म्यू एस एन होता है, और एन का वैल्यू अपन लोग जानेंगे यहाँ पे 2mg होगा, क्योंकि इसका मास 2m के बराबर है। कांस्टेंट स्पीड से अगर ये चले तो रस्सी का तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं सिस्टम को चलाने में। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स एफ है उसका वैल्यू मैं बोल दूंगा mg, प्लस में यहाँ का वैल्यू आ जाएगा 2μmg के बराबर। और अपने पास mg तो आ जाएगा कॉमन, और यहाँ बचेगा 1+2। ये आ गई अपने पास में फर्स्ट कंडीशन बन गई। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, देखो बात सुनो। सिस्टम मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, ऑन रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ एफ एंड रिड्यूसिंग इट्स मैग्नीट्यूड टू f/2। कह रहे हैं एफ की डायरेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद साथ साथ इसके मैग्नीट्यूड को भी आधा कर दिया। तो अपने एक काम करते हैं, पहले f/2 निकाल लेते हैं। तो बोलो f/2 करेंगे तो अपने पास में यहां से वैल्यू आ जाएगा mg/2, और साथ में इस वैल्यू को लिख सकते हैं 1+2 म्यू के बराबर। ठीक है। या और सिंपल लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो mg, और यहां से मेरे पास में वैल्यू बन जाएगा 1/2, और प्लस में कौन आ जाएगा, ये f/2 का वैल्यू आ गया। ठीक। अपन ने मैग्नीट्यूड चेंज करने के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज करी है। इसका मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन पहले जो लेफ्ट लग रहा था वो राइट आ जाएगा। ये कह रहा था सिस्टम एक्सेलरेट्स विद ब्लॉक बी मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, द स्ट्रिंग रिमेन्स टॉन्ट ए विल बी। एक्सेलरेशन निकालना है। अब ये कह रहा है अगर इसको उल्टा कर दिया तो ये सिस्टम डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। डाउनवर्ड एक्सेलरेट करे तो अपने एक काम करते हैं, बी वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। बी वाले का फ्री बॉडी डायग्राम mg, ऊपर टेंशन टी, डाउनवर्ड आएगा अपने पास में एक्सेलरेशन ए। अगर मैं अनबैलेंस्ड फोर्स इक्वल टू एम ए अप्लाई करता हूं तो मेरे पास में mg माइनस टी बराबर में आ जाएगा ma। तो अपन लोग बोलेंगे टी का वैल्यू मेरे पास होगा mg माइनस ma के बराबर, mg माइनस ma के बराबर होगा। ठीक है। तो यहां से t इक्वल्स टू mg माइनस ma है। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम और बना लेता हूं ए वाले का। तो ए का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फोर्स इधर लगेगा, रोप का टेंशन इधर पुल करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज करेगा, जिसका वैल्यू 2μmg के बराबर है। लेकिन ये भी आगे एक्सेलरेशन ए से जा रहा है। तो अगर मैं यहां से इक्वेशन लिखूं, देखो फोर्स f/2 था, इक्वेशन बनेगी अपने पास में तो ये बन जाएगा f/2, प्लस में मेरे पास है टी टेंशन फोर्स, माइनस का 2μmg, दिस इज इक्वल्स टू 2ma। क्योंकि मास इसका 2m है, एक्सेलरेशन a है, a का वैल्यू अपने को निकालना है। तो अपने काम करते हैं f/2 को और t को यहां से एलिमिनेट कर देते हैं। तो f/2 का वैल्यू बोलो अपने पास में कितना था, f/2 अपने पास में था mg, यहां मैं लिखूंगा म्यू प्लस हाफ, ये तो mg आ गया। t का वैल्यू बोलो कितना है, t का वैल्यू है mg माइनस ma, ठीक है, ये भी ठीक है। और साथ में अपने पास में माइनस का 2μmg भी था। तो इसका वैल्यू अपने पास बनेगा 2ma के बराबर।
m सब तरफ से मैं इसको हटा देता हूं, कैंसिल आउट कर देता हूं, इस वाले a को उधर ले जाते हैं तो ये 2a और a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो मेरे पास में 3a का इक्वेशन बनेगा, 3a का इक्वेशन बनेगा। इन सब में से मैं किसको कॉमन ले लेता हूं, g को कॉमन ले लेता हूं, तो भी बहुत बढ़िया। तो यहां मेरे पास में बचेगा म्यू प्लस 1/2, यहां से m तो कैंसिल आउट हो गया, g बचेगा तो वैल्यू आ जाएगी 1। ये a को अपन ने उधर भेज दिया तो 3a हो गया था, यहां से m को अपन ने कैंसिल आउट कर दिया, g वैसे आ गया तो माइनस का 2 म्यू बचेगा, और इज इक्वल्स टू अपने पास में वैल्यू आ गया 3a के बराबर। ठीक, तो ये तो अपन ने लिख ही लिया इधर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकालना चाहूं, तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर निकालेंगे तो अपने पास में कंडीशन आ जाएगा 2 माइनस का 3 म्यू, और यहां से, या चलो सॉल्व कर लेते हैं इसका, इसका जो 3 म्यू बनेगा, 2 माइनस 3 म्यू बनेगा, इनटू में 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, बढ़िया कंसेप्चुअल सवाल है। और मैं बार बार, जैसे कि हमेशा जब भी पढ़ाता आया हूं, तो मैं एक बात बोलता हूं, बिना कंसेप्ट के अच्छी एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। तो अपने कंसेप्ट्स पे काम करें और बहुत बढ़िया से एक एक कंसेप्ट को अप्रोच, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं, बहुत कई सालों से एक एक बार मौके मिलते हैं। तो आपकी तैयारी इतनी बढ़िया परफेक्ट होनी चाहिए, तो आप बहुत बढ़िया से कर पाएँ। अभी भी आपके पास टाइम है, बढ़िया कंटेंट को सोल्व करें, बढ़िया से लिखें, हाँ? ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला गया, देखो ध्यान दो। A particle of mass m is at rest at t equals to 0 is under the action of a force F varying with time. The instantaneous power P delivered to a particle is, मतलब किसी टाइम t पे पावर गिवन है और पावर का इक्वेशन गिवन है, where c is the constant, F is proportional to। आपको ये बताना है फोर्स किस पे डिपेंड करेगा। अब एक बात सोचो, t बराबर 0 से स्टार्ट हुआ और किसी इंस्टेंट t पे अपन ने ये पावर अप्लाई कर दिया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अपने पास में इस कि अगर मैं बात करता हूं, यहां वाले की बात करता हूं, तो पावर इनटू टाइम को, पावर इनटू टाइम को मैं बोल सकता हूं वर्क डन, और वर्क डन भी बोल सकते हैं और साथ साथ एनर्जी में चेंज भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि 1/2 mv², तो अपन लोग बोलेंगे पावर इनटू टाइम, और पावर इनटू टाइम की बात करेंगे तो अपने पास में यहां से वैल्यू अगर मैं लिखूं, तो पावर इनटू टाइम, तो पावर आ गया c t की पावर n+1 इंटू में टी की पावर 1, टी की पावर 1 बोल देते हैं, तो ये अपने पास बन गया सी टी की पावर n+2 हो गया है। शायद आप समझ आ गए होंगे, ये अपने पास 1/2 mv² का वैल्यू है। तो अगर मान लो अपन लोग इसको ये बोलते हैं, तो v² का वैल्यू अपने पास में आ जाएगा 2c/m, और t की पावर यहां से अपने पास बनेगा n+2। तो अगर v का वैल्यू निकालें, तो v का वैल्यू निकालेंगे तो ये प्रोपोर्शनल आएगा, v प्रोपोर्शनल आएगा। अगर मैं बोलूं तो अंडर रूट ऑफ t की पावर n+2, इसके प्रोपोर्शनल आएगा क्योंकि रूट में चला जाएगा। इसका मतलब पावर 1/2 है, तो मैं बोल सकता हूं प्रोपोर्शनल टू टी की पावर n+2/2, है ना। पावर 1/2 था, उसको मैंने एडजस्ट कर दिया, ये v आ गया और ये पावर आ गया। अब कह रहा है फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, तो देखो अपने पास में जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है और फोर्स होता है, उसके अंदर एक रिलेशन होता है, पावर इज इक्वल्स टू F.V। अगर मुझे F निकालना है तो F को लिखूंगा P/V। बताओ P कितना था भाई, P का वैल्यू था C, या प्रोपोर्शनल T के N पे पूछा है तो मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बाकी सबको हटा देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा T की पावर n+1, और V जो डिपेंड कर रहा है मेरे पास में, वो डिपेंड कर रहा है T की पावर n+2/2 पे। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर किस में आ जाएगी, माइनस में, तो F की जो प्रोपोर्शनलिटी आएगी वो T डिपेंड करेगा n+1 माइनस का n+2/2, है ना। अपने पास में ऐसे लिखा हुआ है n+2 डिवाइडेड बाई 2। तो अपन यहां से लिखें तो इसको सोल्व कर लेंगे, 2 इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहां बचेगा 2n+1, 2n+2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 2n+2 माइनस का n, और यहां पे अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय, अपने पास में बोलो कौन बचेगा 2, तो अपने 2 से 2 तो क्या हो गया बताओ, कैंसिल आउट हो गया, 2n - n कितना बचा n, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास में n/2। तो जो फोर्स डिपेंड करेगा वो t की पावर n/2 पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 है, पहला ऑप्शन। होपफुली समझ आ गया होगा। अब देखो बेसिक फॉर्मूले वॉर्मूले अगर पहले से अपने प्रिपेयर हैं तो ये समझना बड़ा आसान काम है। पावर इनटू टाइम को अपन लोग वर्क डन भी लिख सकते हैं, वर्क डन के साथ साथ इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। ये भी अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो कितने अच्छे कंसेप्चुअल हैं, केवीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मतलब एग्जाम का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, ठीक है।
बात सुनो देखो, बॉल ऑफ मास 400 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.4 केजी। ठीक है जी, ये है रेस्ट पर, रेस्ट पर है। मैं कह रहा हूं द बॉल स्टार्ट मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स गिवन है F बराबर 2t², ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। द वर्क डन ऑन बॉल बाय अप्लाइड फोर्स इन टाइम t, और t का वैल्यू गिवन है 3 की पावर 1/3। कितना वर्क डन हुआ? वर्क निकालने का एक ही तरीका है, आप लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दें। फोर्स यहाँ पे टाइम का फंक्शन है, फोर्स मतलब एक्सलरेशन, इससे निकालना आसान हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि अपने पास में F बराबर 2t² है, F बराबर 2t² है, तो मैं बोलूंगा ये ma है, ma बराबर 2t² आएगा। a का वैल्यू मैं लिखूंगा 2 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू t², यह आ जाएगा अपने पास में 5t²। समझ आ गया होगा, डिवाइड करेंगे पॉइंट पॉइंट हटेगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 5t² के बराबर। ठीक है, अब देखो 5t² है, इससे मैं v निकाल सकता हूं। कैसे भाई? v निकालेंगे, dv/dt है, और ना बताओ dv/dt, इसको मैं लिखूंगा 5t² के बराबर। तो अगर मैं dv निकालना चाहूं तो मेरे पास में आ जाएगा 5t² इंटू dt। चलो ये भी अच्छी बात है। तो अगर मैं यहां से v निकालता हूं तो v का मेरे पास में एक इक्वेशन आ जाएगा। बताओ v का इक्वेशन किसके बराबर आया भाई? 5t² है, तो अपन लोग ये बोलेंगे कि भाई अपने पास में यहां से 5t² आएगा, तो अपन लोग बोल देंगे यहां से 5t³/3 के बराबर आया। तो भाई बहुत बढ़िया। अगर पार्टिकल, मैं कह रहा हूं अलोंग द एक्स एक्सिस द वर्क डन ऑन द बॉल बाय अप्लाइड फोर्स इन टाइम t, अपने से पूछा गया है। ठीक है, अब एक बात सोचना ध्यान से, देखो अगर ये ऐसे कंडीशन बना तो मैं इसकी वेलोसिटी निकालता हूं अपने पास में t की पावर 3 1/3 पे, है ना, तो अपन लोग लिखेंगे 5/3 इंटू में, अगर यहां से वैल्यू अपन लोग लिखना चाहें तो t की पावर क्यूब का पावर 1/3 है, तो मैं लिखूंगा 3 का पावर 1/3 का पावर 3। देखो ध्यान से इधर, क्या लिख रखा है? यही तो है ना, टी की पावर 1 में, हाँ चलो ठीक है। तो ये तो पावर 3/3 कितना हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब अपने पास में वैल्यू आया 5 मीटर पर सेकंड के बराबर आया। लेकिन अपने को फाइंड आउट क्या करना है? अपने को तो फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है, और वर्क डन का वैल्यू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इसको लिखूंगा 1/2 m इंटू v²। बोलो m का वैल्यू कितना है भाई अपने पास में? m का वैल्यू बताओ कितना आया? m का वैल्यू मैं लिखूंगा यहां से, मेरे पास में 0.4 kg के बराबर था, 0.4 के। ठीक है, v² की बात करेंगे तो यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से हटेगा, अपॉन में कौन आ गया बताओ? 10 आ गया। ठीक है भाई, तो अपने पास में यहां से अगर देखेंगे तो ये हो गया 2, ये इसको कैंसिल आउट करेगा 5, और ये 5 आउट कैंसिल करेगा तो 5 ही बचा। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आ जाएगा? 5 जूल। अब देखो अप्रोच तो बनानी पड़ेगी, वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन के लिए अपने को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी निकालो। फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन ले लो, एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट होगा, तो अपन लोग इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ए बराबर कौन होता है? dv/dt के बराबर होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या है देखो, शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट हो गया है। ये कह रहा है कोमल इज साइकिलिंग, नाम चेंज कर दिया, पहले शायद नाम कुछ और था, पहले एग्जाम में जो पूछा गया उसमें नाम शायद कुछ और दिया, इसमें नाम बदल दिया। और ये गिवन है रेडियस 16 मीटर है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रॉड इज 0.1, द मैक्सिमम स्पीड विद द साइकिल विदाउट स्लिपिंग। अब ये तो देखो मेरे बताने वाली बात रही नहीं है। वी मैक्स बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी के बराबर अपने पास बनेगा। तो मैं बोलूंगा वी मैक्स बराबर, बोलो म्यू एस कितना है भाई? 0.1 है, आर का वैल्यू बोलो कितना है? 16 है, जी का वैल्यू कितना है? 10 है, ये बन गया 1, वी मैक्स आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड के बराबर। रिपीटेड कंसेप्ट भी आ जाते हैं, थोड़ा सा पीवाईक्यूज आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या है देखो ध्यान दो, ये कह रहे हैं मैन ऑफ मास 65 kg, मास गिवन है 60, stands on a weighing scale in lift which is moving upward with a uniform acceleration of 2 meter per second. ठीक है, द रीडिंग इन द वेइंग स्केल विल बी, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वेइंग स्केल है, लिफ्ट जो है वो अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, बताओ कितने से? ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मास गिवन है, और मान लो पर्सन इस लिफ्ट के अंदर है। तो देखो इसके लिए कंडीशन निकालते हैं, अगर कोई ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में मान लें तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, एम जी नीचे, सूडो फोर्स भी नीचे, तो आ जाएगा एम ए नीचे। बोलो एन का वैल्यू अपेरेंट वेट होगा, एम इंटू जी प्लस ए लिख सकते हैं। बोलो एम का वैल्यू कितना है? 65 है। जी का वैल्यू बताओ कितना है भाई? जी का वैल्यू, जी का वैल्यू अपने पास में
यहाँ से जी का वैल्यू है 10 और ए का वैल्यू है 2, तो अपने पास में टोटल वैल्यू कितना आ गया 12, तो 65 इंटू 12 आ गया। ठीक है भाई, लेकिन ये तो नॉर्मल रिएक्शन एपेरेंट वेट है। अगर मुझे यहां से मास कैलकुलेट करना है, तो एपेरेंट मास अगर कैलकुलेट करना होगा, तो अपन लोग इसको बोल सकते हैं 65 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10, तो अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगा 65 इंटू 1.2। तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि अपने पास में जो वैल्यू आएगा, वैल्यू को लगभग जी को अपन ने 10 ही मानना है, तो 65 इंटू 1/2 को अपन लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये एपेरेंट वेट अपने पास में बन जाएगा। ठीक है भाई, तो वैल्यू 78 आ रही है। ठीक, अब देखो इसमें वैसे भी अपन लोग चेक कर सकते थे, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ऐसा हर क्वेश्चन में होगा ये जरूरी नहीं, तो तुक्का राम नहीं बने थोड़ा। इसमें तो तुक्का ऐसे लग सकता है, अपने को ये पता है कि अगर लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट करेगी, अपवर्ड एक्सेलरेशन में अपेरेंट वेट बढ़ता है, अपेरेंट वेट बढ़ता है, तो बाकी तीन का जो आंसर है वो अपेरेंट वेट से कम आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, बोलो कौन से वाला, 78 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 24 ऐसा मैं करवा चुका हूं पहले आप। ठीक है, ये कह रहा है बॉल है 0.28 kg की, मैं मतलब करवा चुका हूँ, मतलब इस बात पे ध्यान दे, क्वेश्चंस का कंसेप्ट रिपीट होता है, डेटा चेंज होते हैं, तो कई बार क्वेश्चन अपने हो सकता है अप्रोच में बैठ जाए, और एग्जाम बड़े टेक्निक का गेम है एक्चुअल में, ये आप लोग सब जानते हैं। तो अपने पास में मास गिवन है 0.28 kg, स्ट्राइक्स ए रिजिड बॉल विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एज सॉन इन द डायग्राम। एंगल गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द बॉल। ये कह रहा है कि बॉल को कितना इंपल्स मिला, आवेग मिला। इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऐसे टकरा के वापस आएगा। तो भाई साहब ध्यान दें, वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं आया था, केवल एक्स में आया था। पूरा नहीं बताऊंगा, जो बता चुका उसको, तो केवल और केवल एक्स डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम में चेंज हुआ था। इंपल्स जब अपन ने निकाला था, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं केवल, तो आया था अपने पास में 2mv cos 45। ठीक है भाई, तो 2m का वैल्यू बताओ भाई कितना है, m का वैल्यू है 0.28। ठीक है भाई, v का वैल्यू कितना था 4, cos 45 कितना है 1/√2 है, 1/√2 है। तो अपने पास में 1/√2 को 1.4 तक लिख लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि डेटा इसी के अकॉर्डिंग सा दिया हुआ 0.28 गिवन है। तो अपन लोग बोल सकते हैं 2, चलो बहुत बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, 28/100 लिख देंगे। ओके भाई, यहाँ गया 4, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.4, मतलब 10/14, ये कैंसिल आउट होगा, 2 बार चला जाएगा। ठीक है भाई, ये कितनी बार चला गया बताओ, 10 बार चला गया। ठीक है भाई, ये टोटल वैल्यू गया अपने पास में 16/10, तो 1.6 न्यूटन सेकंड अपने पास में आंसर आ जाएगा। ये अपना क्वेश्चन 24 जो है वो क्लियर। चलो जी, बहुत बढ़िया। टेक्निकली करते जाएं, क्वेश्चंस को आसान होता है अगर अपने कंसेप्ट थोड़ा बहुत अपने ध्यान में होता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएं। सेम वही रिपीट, एनएलएम पे बेस्ड। ये कह रहे हैं 4 ब्लॉक हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg। बहुत बढ़िया भाई। ये lying on a horizontal surface connected by a light strings as shown in the figure, box D is pulled by a force of 40 न्यूटन applied horizontally। देखो ध्यान दो, 40 न्यूटन अगर इसको खींच रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बताओ, अनबैलेंसिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो अनबैलेंसिंग फोर्स कितना था 40 न्यूटन था। टोटल मास बताओ कितना है, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, टोटल आ गया 10। एक्सेलरेशन बनेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बराबर। आगे बात समझ, और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर बना, तो अब अपने को रेशियो निकालना है T3/T2 का रेशियो निकाल। T3 यहां पर है, अगर नहीं दिख रहा हो क्लियर, ये T2 है, ये T1 है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में मास कितना गिवन था भाई, डी वाले का गिवन था 4, इधर फोर्स लग रहा है 40, टेंशन आ रहा है इधर T3, एक्सेलरेशन जो मेरे पास में है वो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई थोड़ा सा देखो, मैं ना कंसेप्ट ज्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगा, है ना, मतलब थोड़े ये ज्यादा उनके लिए काम का है जो जिसने मतलब तैयारी अच्छी कर रखी है, और नहीं कर रखी है वो भी इसको देख करके उस रिलेटेड टॉपिक को तैयार कर ले कि भाई ऐसा क्यों लगाया जा रहा है, इसका क्या कारण है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पहुंच जाओ एनएलएम वाले पे, उससे आप लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 40 माइनस T3 बराबर 4 × 4, ये आ जाएगा 16। तो मेरे पास में T3 का वैल्यू आएगा 40 माइनस का 16, तो ये मेरे पास वैल्यू बच गया 32 के बराबर, 32 ही बचा नहीं, सॉरी 34 बच गया, 40 माइनस 16, तो ये अपने पास 24, सॉरी 24 न्यूटन बच गए। अब एक बात सोचो,
अपने को T2 और निकालना है, तो T2 का वैल्यू निकालें तो T2 को इधर तो पुल कर रहा है T3, यहां पे पुल कर रहा है T2, इधर अनबैलेंस है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मास इस वाले ब्लॉक का अपने को गिवन है, बोलो कितना केजी है, 3 केजी। T3 का वैल्यू मैं निकाल चुका 24 है, तो वैल्यू लिखेंगे 24 माइनस T2 बराबर 3 इंटू 4, ये आ जाएगा 12। तो T3 का वैल्यू मेरे पास में आएगा 24 माइनस 12 इज इक्वल्स टू आ गया 12 न्यूटन। अब अगर मान लो T3/T2 निकालना चाहें तो अपने पास में रेशियो आ जाएगा 2:1, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। समझ आ गई बात शायद? आप लोग खुद से भी सॉल्व करें, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि थोड़ा सा आप में एनकरेजमेंट आए, ये रीजन है। आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक को एक बार देख लो आप, है ना। बट इस बात को कभी नहीं भूलना है, मैं बार बार बोलता आता हूं, और कई बार मेरी ये बातें प्रेशर भी क्रिएट करती हैं कि एग्जाम में कंसेप्चुअल अप्रोच ज्यादा आने लग गई है, याद करने का मामला थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, ध्यान दें, बढ़िया से तैयारी करें। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 26 का ये भी कर चुके पहले, ऐसा पहले भी आ चुका है, मतलब कुल मिला के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के सवाल हैं, रिपीटेड होंगे। बात सुनो, देखो, बॉक्स ऑफ मास 3 केजी, 0.3 केजी है, प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल बाय ए फोर्स ऑफ 9 न्यूटन। चलो भाई, आपने अगर इधर 9 न्यूटन लगाया तो बदले में नॉर्मल रिएक्शन आया, वो भी बताओ किसके बराबर आया, 9 न्यूटन के बराबर आया। ठीक है, एज सॉन इन द फिगर द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज 0.5। तो भाई फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.5 के बराबर, 0.5 के बराबर। ठीक है, ये कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉक्स इज क्लोज टू। नेट फोर्स पूछा है, नेट फोर्स निकाल सकते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया। ब्लॉक का मास कितना गिवन है, 0.3 केजी गिवन है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर अपन इसको लिखना चाहें तो ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास में 0.30 इंटू जी का वैल्यू आ गया 10, इसका मतलब ये वैल्यू आ गया 3 न्यूटन के बराबर। ठीक है, अब एक बात सोचना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकता है भाई, एफ एस मैक्सिमम क्या होता है, एफ एस मैक्सिमम का वैल्यू होता है म्यू एस एन। बोलो म्यू एस का वैल्यू कितना है 0.5, एन का वैल्यू कितना है 9, तो ये फोर्स तो भाई साहब इसका 4.5 न्यूटन हो सकता है। मैक्सिमम तो ये लग सकता है, लेकिन ध्यान दो, मैक्सिमम होगा ये जरूरी नहीं है, मैक्सिमम तो लिमिटिंग कंडीशन है, या अगर ब्लॉक चल पड़े तो उस कंडीशन में लगता है। तो यहां तो अगर इस ब्लॉक को डाउनवर्ड कोई फोर्स अनबैलेंस कर रहा है वो तो 3 न्यूटन है, इसका मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है इसका मतलब ऊपर की ओर जो फ्रिक्शन आएगा, ब्लॉक अगर बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स, तो जो फ्रिक्शन होगा वो 4.5 नहीं होगा, इसका वैल्यू 3 न्यूटन के बराबर होगा। अब देखो वॉल ने कौन कौन सा फोर्स लगाया, 3 न्यूटन लगाया, नॉर्मल रिएक्शन लगाया, तो दोनों का रिजल्टेंट ये बना, और दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा, तो अंडर रूट ऑफ मैं लिखूंगा यहाँ पे 9 स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 3 स्क्वायर, तो अपने पास बना 81 प्लस में ये हो गया 9, तो मेरे पास वैल्यू आ गया अंडर रूट 90 के बराबर। और अंडर रूट 90 से रिलेटेड जो अपने पास में कोई एक ऑप्शन बनेगा, मेरे हिसाब से देखो 9 तो बनेगा नहीं, 9.5 बनना चाहिए, तो अपने पास ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बात समझ कर लोगे? अब नेक्स्ट बात देखो, क्वेश्चन नंबर है 27, क्या कह रहा है, ये भी आ चुका, ये भी क्वेश्चन में बता चुका पहले वाली स्लाइड के अंदर, मतलब रिपीट है कंसेप्ट, और इसमें भी मैं आपको बता चुका हूं। इसमें क्या पूछा है देखो, एस ऑन इन टू फिगर्स बिलो द पॉइंटर अटैच्ड टू द स्प्रिंग इंडिकेट्स डिफरेंट एक्सटेंशंस इन टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। उसमें कितनी आ गई थी, 3 आ गई थी, इसमें 2 दे दी, कोई दिक्कत नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज करेक्टली गिव्स द मास दैट नीड्स टू बी हंग्ड थ्रू, ये कौन सा करें, either the two springs to produce an extension of 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज करेक्टली गिव्स द मास दैट नीड टू बी हंग्ड थ्रू आइदर द टू स्प्रिंग्स टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 10 सेंटीमीटर की बात करिए अपने से, तो यहाँ से 10 केजी गिवन है, यहाँ 30 केजी गिवन है, और इसमें ये शायद मेरे हिसाब से यार लैंग्वेज एरर है, क्या लिखा हुआ है शायद ये करेक्शन में, क्या पूछ रहा है, कौन सी स्प्रिंग से पूछ रहा है ये, ऑपरेटर साहब जिंदाबाद, एस ऑन इन द डायग्राम। चलो इसके बाद में देखते हैं, लास्ट वाली कंडीशन में देखते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे वाले भी डिस्कस। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस अंडर द एप्लीकेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फोर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली depicts the work done by the force as function of the object speed v।
मतलब आपको ये बताना है वर्क और स्पीड में किस प्रकार का ग्राफ बनेगा। तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि भी देखो बात सुनो, वर्क डन क्या होता है रे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कब? जब ये फोर्स कांस्टेंट हो, और यही बोल रखा है कांस्टेंट फोर्स है, बिल्कुल कांस्टेंट फोर्स है। डी कौन है? डिस्प्लेसमेंट है, वी बाई टी लिख सकते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू में वी बाई टी, तो वी बाई टी आएगा, तो अपन लोग ये बोल सकते हैं डब्ल्यू और वी में क्या रिलेशन आएगा? प्रोपोर्शनल टू। खत्म का, हो गया। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। पूछा गया सवाल है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 29। शायद ये बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, इतना आसान क्वेश्चन तो ये मान लो कि गिफ्ट होता है एग्जाम के अंदर। 0 से 5 मीटर वेरिएबल फोर्स गिवन है, ये वाला। आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। लिमिट बोलो कहाँ से कहाँ तक आता है? x1 से लेकर x2 तक। और ये भी नहीं करा तो फिर कुछ नहीं करा, ये मान लो 6x² माइनस का 3x+9, और यहाँ अपने पास बन गया dx, और लिमिट जो आएगी मेरे पास में वो 0 से 4 आएगी। एक पिछले लेक्चर में वर्क का क्वेश्चन किया था अपन ने, जिसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे, वो अपन ने जो सोल्व किया था वो करेक्ट आंसर उसका -245 जूली आएगा उसका। अपन ने शायद ऐसा कुछ निकाला था, एक्स एक्सिस पे गए थे फिर वाई पे गए थे, ऑप्शन मिसमैच की कंडीशन है, वर्क डन -245 ही आएगा उसमें, यही कारण है उसका, ठीक है ना। चलो, अब तभी अपन ने देखा मैच नहीं हो रहा, तो उसका यही रीजन था। अब यहाँ से लिमिट पुट करके यार आप लोग निकाल लेना, इसमें शायद मेरे ज़्यादा कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें तो आप लोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अपने पास में है 30। क्या है देखो, ध्यान देना। अब मैं आपको फिर बोलूंगा, तो फिर बार बार क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जगा रहा हूँ भाई साहब, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं। देखो इसमें भी रिपीटेशन है, बस थोड़ा बदलाव कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी। क्या बोला गया है? ए मोटर डिलीवर्स ए पावर ऑफ 30 किलोवाट to the lift of 900 kg mass to uniformly carry 600 kg load in upward direction। चलो बना लेते हैं, बात सुनना। देखो ये लिफ्ट है, लिफ्ट का मास कितना है बताओ? 900 kg है, तो डाउनवर्ड फोर्स आएगा 9000। है, उसके बाद में ये कह रहा है डायरेक्शन फोर्स दैट अपोजेज द मोशन, ये 6000 है, जो अपोज कर रहा है वो 6000 है। इसके साथ में 600 kg लोड और ले जा रहा है, तो 6000 ये आ गया, ठीक है। 6000 न्यूटन ये आ गया। ऊपर लिफ्ट मोटर ने फोर्स एफ लगाया, मान लो कोई पावर डिलीवर किया, तो अपवर्ड एक फोर्स मोटर ने प्रोवाइड किया जिस केबल से लिफ्ट जुड़ा हुआ है उस केबल के अंदर, ठीक है। अब ये कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो अपने एक बात सुनना कि जो इस एफ की वैल्यू आएगी ना, एफ की वैल्यू, वो एफ की वैल्यू कितना आ गया बताओ? 21000 हो गया, 21000 हो गया, ठीक है। 21000 न्यूटन आया। अब जो पावर का वैल्यू था, वो पावर तो एफ डॉट वी था, तो अपने पास में जो वी का वैल्यू है वो पी बाई एफ लिख सकते हैं। बोलो पी का वैल्यू कितना है भाई? 30000 है, बिल्कुल सही बात है सर। डिवाइडेड बाई एफ का वैल्यू बोलो कितना है? 21000 है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो अपन इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं 10/7, और 10/7 लिखेंगे अपने पास में, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1, और उसके बाद में 1.4 मीटर पर सेकंड, अबाउट 1.4 मीटर पर सेकंड। तो ये लिफ्ट ऊपर जिस स्पीड से जाएगा, v बराबर 1.4 मीटर पर सेकंड के बराबर हो। क्यों? ऐसा सही है? मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई मेजर बदलाव नहीं। बात समझ आ गई होगी शायद आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 31 की। हालांकि क्वेश्चन ये रोटेशन का डाल दिया, ठीक है, फिर भी अपन लोग कर देते हैं। फ्रिक्शन वाली पुली मान ली अपन। कौन सी पुली मानी है? फ्रिक्शन वाली पुली। और ये कह रहा है कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m and 2m connected by a light string that passes over a pulley of radius r and moment of inertia I। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन या तो डिस्क के या सिलेंडर के सिमिलर मानते हैं, क्योंकि पुली का अरेंजमेंट ऐसा ही होता है ना, वो अरेंजमेंट होता है, सिलेंड्रिकल बेस होता है, mr²/2 मान सकते, ठीक। as shown in the figure, assume that the string does not slip on the pulley, slip नहीं करेगा। z, the acceleration due to the gravity and the place, the acceleration of the blocks has a magnitude of acceleration of the block। अब एक बात सोचना, डाउनवर्ड बताओ, इधर बताओ 2mg, रस्सी में आने वाली टेंशन बराबर है, कुछ भी है, रस्सी का पूरे सिस्टम को चलाने में कोई योगदान नहीं होता है, इंडिविजुअल ब्लॉक को चला सकता है। अच्छा दूसरी बात,
दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों पे फ्रिक्शन लग रहा है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं करने हैं। सिस्टम पर नेट फ्रिक्शन, नेट फोर्स कितना बनाएगा? जीरो बनाएगा। जैसे मान लो मैं ऐसे बोलता हूं, ये पुली इधर खिसकना चाहती है, इधर खिसकना चाहती है, इस तरफ, ठीक है। ये रस्सी इधर खिसकना चाहती है पुली के रेस्पेक्ट में ना, मैं ऐसे बना देता हूँ। मान लो ये पुली ली और इसके ऊपर से रस्सी ले ली अपने, ठीक। मान लो ये रस्सी खिसकना चाहती है इधर, इस पे फ्रिक्शन आएगा बैकवर्ड, पुली पे फ्रिक्शन आएगा फॉरवर्ड। इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट आया, तो सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है? जीरो बनाया, फ्रिक्शन ने जीरो बनाया। तो यहां पे जो पुलीज और रस्सी के बीच में फ्रिक्शन है वो पहली बात। रोप में जो नेट टेंशन है वो, इसका मतलब वो अपने पास में सिस्टम को एक्सेलरेट करने में कोई योगदान नहीं देंगे। तो सिस्टम को एक्सेलरेट करने में दो ही फोर्सेस काम के हैं, 2mg और mg। तो मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से लिखता हूं, a बराबर 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाई 3m। मेरे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू है g बाई 3 मीटर पर सेकेंड। हो गई बात ये तो। अब ज्यादा डेप्थ में देखो, मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा। जहां फ्रिक्शन है पुली का, वहां के दोनों तरफ के टेंशन कभी बराबर नहीं आते हैं। मैं बोलूंगा यहाँ का टेंशन T1 है, यहाँ का टेंशन T1 है, इस तरफ वाली रस्सी में T2 है, यहाँ वाली रस्सी में T2 है, ठीक है भाई। इस पुली का अगर खुद का मास भी होगा तो वो मास इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, और जहां इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर कोई फोर्स पास करता है वो कभी टॉर्क प्रोवाइड नहीं करता है। पुली का रोटेशनल मोशन है, ब्लॉक्स का ट्रांसलेटरी मोशन है, दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लॉक की मैं सबसे पहले इक्वेशन लिखता हूं T1 वाले की, M1 वाले की, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो ये ब्लॉक का मास M है, टेंशन ऊपर T1 है, डाउनवर्ड यहां mg लग रहा है, किधर जा रहा है बताओ? ऊपर। मैं लिखूंगा T1 माइनस mg बराबर मेरे पास आया, पहली बात। दूसरी बात देखो, इस वाले को लिखेंगे तो लिखूंगा 2mg माइनस का T2 बराबर मेरे पास यहां से वैल्यू आ जाएगा, बोलो क्या लिखूंगा? 2m इंटू ए। इक्वेशन नंबर आ गया 2। बढ़िया बात है। तो ए का वैल्यू अपन लोग पहले निकाल चुके हैं, बोलो ए का वैल्यू कितना आएगा? g/3 आएगा। एक इक्वेशन बन गई अपने पास में यहां से, ठीक। तो T1 का वैल्यू भी आ सकता है, T2 का वैल्यू भी आ सकता है, ठीक। यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि A का वैल्यू कितना है? g/3 है। अब ये पुली देखो, यहां से जो पुली अपने पास ली है, इस पुली का मैं बोल रहा हूं, इस पे लगने वाले फोर्सेस जो हैं, एक तो इसका खुद का वेट है, मास ऑफ पुली इंटू जी। इधर लग रहा है मेरे पास में T2, इधर लग रहा है मेरे पास में T1। तो T2 और T1 इसके रोटेशनल एक्सिस के अबाउट, जहां के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, एक टॉर्क प्रोवाइड करेंगे। और टॉर्क प्रोवाइड करेंगे तो मैं इसको ऐसे बोल दूंगा T2R माइनस का T1R। कारण क्या? अभी देखो, ये इसको इधर घुमाना चाह रहा है, ये इसको इधर घुमाना चाह रहा है, अपोजिट सेंस ऑफ टॉर्क आएगा, टॉर्क दोनों का अपोजिट आएगा। अगर रोटेशनल एक्सिस से इसका टॉर्क निकालता हूं मैं, तो R क्रॉस F इसका बाहर आएगा, इसका R क्रॉस F अंदर आएगा, दोनों का टॉर्क जस्ट अपोजिट है, माइनस कर दूंगा। और इसका मतलब होता है I अल्फा। और अगर सर्कुलर मोशन से थोड़ा बहुत आपको ध्यान हो तो अल्फा का मतलब होता है A/R, AT बराबर R अल्फा। अगर ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहे हैं, स्लाइड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इस पुली के सरकमफेरेंस पे जो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है पुली का, और रस्सी का जो ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन है, वो दोनों बराबर है। इसका मतलब AT और A दोनों बराबर आएंगे, और AT बराबर कौन होगा? R अल्फा होगा। AT बराबर A क्यों होगा? तभी तो स्लाइड नहीं करेंगे ना। भी मैं कह रहा हूं पुली रोटेट कर रही है, तो सरकमफेरेंस पे AT है, तो AT बराबर तो R अल्फा होता है। और रस्सी का एक्सेलरेशन A आ रहा है ट्रांसलेटरी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो अगर AT बराबर A हो गया तो स्लाइडिंग नहीं आएगी। तो अपन लोग बोलेंगे I इंटू में, यहां पर लिखूंगा मैं A/R, और I का वैल्यू मैं जानता हूं mr²/2 इंटू में आएगा A/R। तो अपने पास में यहाँ एक R से एक R गया, तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 2mr/2। सॉरी, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, ये आ गया अपने पास, A का वैल्यू आ गया ना, तो 2 तो अपॉन में आ गया, तो मैं लिखूंगा इसको ma/2। यहाँ से एक कंडीशन बना, बोलो कौन? जो साथ, अच्छा साथ में R भी तो है ना, A/R आ गया, साथ में एक R और आ गया। यहाँ से मैं लिखूंगा T1 माइनस का T2 इंटू R बराबर अपने पास आया ma/2। तो R से ये R भी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो T1 माइनस T2 का एक इक्वेशन बना, जिसको हम बोलूंगा ma/2 के बराबर। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया बात है। T1 माइनस T2 ma/2 आ गया, और यहां से भी अपने पास में एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन में अपन क्या पुट कर देंगे? ma/2 पुट कर देंगे। तो इससे अपन किसका वैल्यू, सॉरी, T1 माइनस T2 बराबर ma/2 है।
ठीक है, तो यहां दो अपने पास में इक्वेशन बनी है। इन इक्वेशंस में इसको यूज करके अपन लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन का वैल्यू। बात शायद समझ आ गई होगी आपको, लेकिन ध्यान दो यहां पे एम आर स्क्वायर के टर्म्स में निकाल रखा है, एम आर स्क्वायर के टर्म्स में। तो दोनों इक्वेशंस को अपन लोग यहां से काम में ले सकते हैं। पहला इक्वेशन टी वन माइनस टी टू बराबर एम ए बाई टू है, और यहां का तो एलिमिनेट अपने को करना नहीं है भाई, एम आर स्क्वायर बाई टू है ना, एम आर स्क्वायर के टर्म्स में ही आंसर निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इस इक्वेशन को यहीं पे रख, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू में ए बाई आर। और यहां से ए का वैल्यू अपन जानते ही हैं, बोलो ए का वैल्यू अपन पहले निकाल चुके, बोलो किसके बराबर है? जी बाई थ्री। तो दोनों इक्वेशंस को काम में लेकर अपन किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स का। क्लियर? कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया, दोनों इक्वेशन सोल्व करना, आंसर पोस्ट करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ध्यान दो, ये कह रहा है ब्लॉक हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम ए कॉर्ड इन ए लिफ्ट which is moving down. The lift has a deceleration of 2.2 meter per second square before coming to a stop. If the tension in the cord is 90 Newton, the mass of the block is. बात सुनना देखो सारे, ये कह रहा है a block hangs vertically from a cord in a lift which is moving down. ठीक है भाई, ओके। ये रस्सी से एक ब्लॉक लटका हुआ है और लिफ्ट किधर आ रही है? नीचे की ओर। The lift has a deceleration of 2.2 meter per second square before coming to a stop. If the tension in the cord is 90 Newton, तो कह रहा है T का वैल्यू 90 है। डाउनवर्ड इसका जो फोर्स लग रहा था वो mg के बराबर है। ऑब्जर्वर को इसी फ्रेम में मान लेते हैं, बात सुनना ध्यान से। लिफ्ट नीचे है और डी एक्सेलरेट है, तो दो तरीकों से मैं इसको मान सकता हूं। या तो तुम ऐसे मान लो, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मानो, बस उसको नेगेटिव मानो। डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जिधर जा रहा है एक्सेलरेशन उससे उल्टा हो। तो मैं कह रहा हूं लिफ्ट जा रही है डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड। बोलो एक्सेलरेशन का वैल्यू बताओ कितना? 2.2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ऊपर है, इसका मतलब सूडो फोर्स नीचे आएगा, तो फोर्स किधर आएगा? नीचे आएगा। तो अपन लोग इसको क्या बोले बताओ? टी का वैल्यू क्या आया होगा? एम जी प्लस एम ए। ठीक है भाई, तो टी का वैल्यू एम इंटू जी का वैल्यू बोलो कितना? 10। ए का वैल्यू बोलो कितना? 2.2। मेरे पास में आ गया एम इंटू 12.2। ठीक है भाई, टी का वैल्यू कितना था? 90 डिवाइडेड बाई 12.2, बराबर में कौन आ गया? एम। तो 90 में अपने पास में 12.2 का आप डिवाइड करके देख लो। तो 90 में अगर आप 12.2 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगा। ग्रेविटी को 9.8 माना है, क्या माना है भाई? 7 पॉइंट समथिंग इसका आंसर बन रहा है अपने पास में। 90 डिवाइडेड बाय 12.2, तो अपने पास में ये 7.5 के आसपास आंसर बन रहा है। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो मैं क्या कह रहा हूं, कंसेप्ट सुनना। ये डीएक्सेलरेट हो रहा है, डीएक्सेलरेट होने का मतलब हो गया इधर कोई ऑब्जेक्ट जाता है, अगर एक्सेलरेशन उससे उल्टा है, उस वाली कंडीशन को भी डीएक्सेलरेशन बोलते हैं, उसको डीएक्सेलरेशन ही बोलते हैं। अब आप अगर यहाँ एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन मानते तो आप इसको अगर डाउनवर्ड मानते ना तो माइनस का 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते। तो डीएक्सेलरेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट जिधर मूव करता है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान दें बात पे, वही क्वेश्चन है भाई साहब। ए बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स ए बॉल ऑफ मास 0.15 kg बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड? ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ये कोई भी बैट्समैन है, मान लो बैट लिए खड़ा है, और बैट पे मान लेते हैं कि अपने पास में कोई बॉल आगे टकरा रही है, और बॉल आगे टकरा रही है तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि भाई यहाँ से जैसे आगे टकराई, टकराने के बाद में वापस डिफ्लेक्ट हो गई, तो बोलो मोमेंटम में चेंज आया था, वो कितना आया था? इनिशियल स्पीड कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। मास कितना है? 0.15, और केजी बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री से बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विद इज इक्वल टू 70, व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड बाय द बॉल? तो वो इस सब कंडीशन है। इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम आएगा, आप लोग खुद से सोल्व करेंगे। तो 2mv कौन सी डायरेक्शन का? 2mv cos थीटा से अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या कंडीशन है देखो ध्यान दो भाई। ये कह रहा है 4 ब्लॉक्स
4 न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, 15 न्यूटन, प्लेस्ड ऑन द फोर्स ऑफ बाय, क्या लिख दिया, फोर्स ऑफ डी ऑन ब्लॉक सी। क्या पढ़ें, चलो कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। सारे बैलेंस्ड हैं तो हर एक ब्लॉक पे नेट फोर्स तो जीरो आना है, हर एक ब्लॉक पे नेट फोर्स तो कितना आना है, जीरो आना है, ठीक है। अब सभी के लिए अपन लोग कंडीशंस कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे मान लो ए वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 न्यूटन है, एक तो इसका खुद का mg हो गया 40 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा बी ए पे, मैं इसको n1 मान लेता हूँ। n1 का वैल्यू बोलो कितना आ गया, 40 आ गया, क्योंकि ये ब्लॉक तो बैलेंस्ड है। अपवर्ड फोर्सेस बराबर डाउनवर्ड। अब देखो जो बी वाला है ना, बी वाला बी ने ए पे लगाया तो ए ने बी पे लगाया, तो इस पे भी n1 आएगा। डाउनवर्ड बोलो कौन आएगा भाई, 100 आएगा। ऊपर की तरफ बोलो कौन आएगा, ऊपर की तरफ सी ने बी पे लगाया, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन n2 मान लेते हैं। अब बताओ बैलेंस्ड है तो n2 का वैल्यू मेरे पास में होगा 100 प्लस n1 के बराबर। अच्छा n1 का वैल्यू मैं लिख चुका हूं पहले, बोला n1 कितना है 40, तो वैल्यू आ गया अपने पास में 140। ठीक है, ऐसे ही सी पे निकाल सकते हैं, ऐसे डी पे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है अपने को क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ऑपरेटर साहब जिंदाबाद हैं। तो अपने पास में ये हर एक पे जो भी निकालना है वो वैल्यूज अपन लोग निकाल सकते हैं। कितना न्यूटन आएगा, 0, 3 न्यूटन, 11 न्यूटन, 26 न्यूटन, या हो सकता है मेरे हिसाब से नेट फोर्स पूछा होगा, कुछ ऐसे पूछा होगा। इसमें अभी अपन बता नहीं सकते सही से पूछा क्या है, नहीं तो अपन लोग डिस्कस कर लेते इसको। ऐसे एक स्प्रिंग वाले में भी कुछ लैंग्वेज करेक्शन है, वो करेक्ट करा करके अपन लोग डिस्कस कर देंगे। ध्यान दो भी, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय at माइनस बी टी स्क्वायर। ए का वैल्यू है 1.2, बी का वैल्यू है 0.2। द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल्स टू 0। द मैक्सिमम वेलोसिटी इज अटेंड इज। देखो क्या होता है, बात सुनो। इसमें दिख रहा है कि टाइम बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन घटेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जब तक बॉडी एक्सेलरेट होगी तब तक उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। पहले मान लो एक्सेलरेशन 10 है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ता जाएगा, फिर मान लो घट के 4 हो गया तो उस रेट से बढ़ेगा, फिर उसके बाद 3 हो गया तो उस रेट से बढ़ेगा, 1 हो गया तो उस रेट से बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता तो जाएगा ही ना भाई। तो एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो भी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। इसका मतलब तब तक वेलोसिटी बढ़ती जाएगी जब तक कि इसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो जाए। एक्सेलरेशन जीरो हो गया उसके बाद वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट से चल पड़ेगा। या उसके बाद हो सकता है एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए तो रिटार्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लोग बोलते हैं ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मेरे पास में मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम तब होगी जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब मैं बोलूंगा at माइनस का bt स्क्वायर बराबर आएगा जीरो। तो अपन लोग बोलेंगे at बराबर bt स्क्वायर। एक t से एक t गया तो t का वैल्यू आएगा a बाई बी। इस वाले टाइम पे वेलोसिटी जाकर के जीरो हो जाएगी। ठीक है भाई, सॉरी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब देखो एक्सेलरेशन गिवन है तो वेलोसिटी का इक्वेशन निकालो पहले तो। सर वेलोसिटी का एक्सेलरेशन कैसे निकालें, dv बाई dt अपन जानते हैं, dv बाई dt अगर लिख देंगे तो बोलो क्या आएगा, at माइनस का bt स्क्वायर। चलो बढ़िया बात है, अगर वेलोसिटी निकालूंगा मैं इंटीग्रेट करा के तो आ जाएगा at स्क्वायर बाई 2 माइनस का bt क्यूब बाई 3। अब देखो बात सुनो, ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब इस वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कौन से टाइम पर होगी, जब t का वैल्यू ये रखेंगे। तो t का वैल्यू मैं यहां से बोलो क्या पुट कर दूंगा, a अपॉन बी। a अपॉन बी रखने से अपन यहां से किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम। आ गया काम तुम्हारा। इससे आगे इस चैप्टर से 20 सवाल हो रहे हैं। चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आप ये समझो। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन में रिटर्न में तो उसमें टाइम अपन ने ज़्यादा खराब नहीं किया। उसका कारण ये है कि भाई अपन उस पर ढूंढने लग जाएंगे क्या लिखा हुआ था क्या नहीं लिखा हुआ था, अलग बात है। उसको करेक्शन करवा करके और क्या उसमें एक्चुअल में पूछना चाह रहा है वो आप तक डिलीवर। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ सोल्व करें, पढ़ने में जोर आएगा ये बात तय है। क्वेश्चन में सोल्व करूंगा माइंड पे स्ट्रेस आएगा। हो सकता है किसी को अच्छा आता हो वो मोटिवेट होगा कि भाई मेरे को ये तो आता है, और किसी को नहीं आता हो, अगर कोई नहीं कर रहा वो डिप्रेस होगा। डिप्रेस होने की कोई आवश्यकता नहीं।
शुरुआत कहीं से भी करी जा सकती है, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। जैसे जैसे पीवाईक्यू चल रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन चल रहा है, तो आप सोचो वर्क, एनर्जी, पावर, एनएलएम, फ्रिक्शन, ये तो एक वीक में कवर होगा। और तुम्हें ज़्यादा ही चिंता है तो एक वीक में टॉपिक कवर करे जा सकते हैं। पहले टॉपिक पढ़िए, उसके बाद पीवाईक्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू, लगे रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर।